चीन को झुकाना आसान काम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 महीने में यह कर दिखाया जब चीन एलएसी पर समझौते के लिए राजी हो गया और अपनी सेना को पेंगोंग के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक ले जाने पर राजी हो गया। लेकिन राहुल गांधी को राष्ट्र नीति में भी राजनीति दिखती है। राहुल गांधी ने भारत चीन के बीच पेंगोंग समझौते पर अटैक किया है। राहुल गांधी ने कहा कि एलएसी पर स्टेटस को नहीं है और कोई शांति भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। आज ही राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि भारत अपनी एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। इस समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया है। चीन से समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया है। इसके बावजूद राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत अपनी जमीन क्यों गंवा रही है। राहुल गांधी राष्ट्र नीति में राजनीति कर रही हैं। शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन राहुल को प्रधानमंत्री का आज का एक मैसेज सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बात जब राष्ट्र नीति और राजनीति की होती है तो वो राष्ट्र नीति को पहले रखते हैं। हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला। तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश। जनरल बख्शी साहब, आज राजनाथ सिंह ने यह साफ साफ कहा कि हम अपने एक इंच की जमीन की रक्षा कर रहे हैं और चीन के साथ समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया है। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी राष्ट्र नीति में राजनीति ढूंढ लेते हैं तो क्या कहें? China and India have agreed to mutually disengage this activity fully along the line of actual control in बख्शी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिन्हा साहब, मैं आपके पास आती हूँ इसी सवाल के साथ कि ये राष्ट्रनीति में राजनीति कैसे ढूंढ लेता है विपक्ष। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन गंवा रहे हैं और जबकि उनके देश के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने अपना कुछ नहीं गंवाया है। देखिए मीनाक्षी, इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है और कुछ बदला है। हम जब उभरते हुए भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यह होता है कि यह देश जो राष्ट्र नीति के ऊपर में, जिसमें सुरक्षा की बात, जो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों शामिल था, सारे पक्ष विपक्ष साथ खड़े दिखते थे और ये हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ मानी जाती थी। मगर आज के दिन में ये आपको टूटता और बिखरता हुआ दिखाई देता है जब आप छोटे छोटे बातों में, एक आपका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के सदन में ये बात रखता है और उन्होंने राज्यसभा में रखा, लोकसभा में रखे, ये बयानबाजी और 1 इंच जमीन की जो ये बात कहता है कि ना हमने खोया है ना हम खोएंगे, उसके बाद आप उसकी बातें नहीं माने। ये चीज आपने देखा था जब हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तब वो नहीं मानने के लिए तैयार, बालाकोट के समय यही। तो ये जो चीजें जो बदलती हुई पर ऐसा इनको मानना चाहिए कि कल ये भी
ये पक्ष का हिस्सा हो सकते हैं, आज विपक्ष का हिस्सा है। उस समय विपक्ष यदि ये करेगा तो देश कहां, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो कैसे बिखर रही है। जनरल सिन्हा साहब, आप पहले ये समझाएं कि राहुल गांधी अब किस परसेप्शन पे बात कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जानते हैं, ये बात सही है, लेकिन इंडियन परसेप्शन क्या है? कहां तक स्टेटस को की स्थिति थी? और हमारी जमीन की जब राहुल गांधी बात करते हैं कि हमारी जमीन जो है उस पर चीन आके बैठ गया है, हम अपनी जमीन गंवा रहे हैं, ये कौन सा परसेप्शन है? एक्चुअल परसेप्शन, इंडियन परसेप्शन क्या है सर? देखिए, परसेप्शंस की बात करें तो आपको पीछे में जाना पड़ेगा अप्रैल और मई के महीने 2020 में, जब चाइना एक एक्साइज के बहाने, क्योंकि ये आपके एग्रीमेंट का हिस्सा है कि जब आप एक्साइज करते हैं तो वापस आप बैरक में जाएंगे, उसको ताक पे रखते हुए धोखे से वो आपके अपने आगे के अंतरिम जो उसका अगला इलाका है जहां से वो खास करके दिप्सांग के इलाके में अपनी तरफ बिल्टअप जरूर किया था। और वो गलवान के ऊपर, क्योंकि वो हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है डीबीओ के रोड के ऊपर में, उसको नकारने के लिए वो गलवान के इलाके में उसको लेने के लिए हमारी शहादत देनी पड़ी। हमारे संतोष बाबू और 20 जवान जो 16 बिहार के थे, और आपने देखा 15 जून में जो झड़प हुई थी उसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया। वो है सच्चाई। उसके बाद पैगोंगसो के ऊपर में, हाँ, ये वहां भी झड़प हुई और चाइना ने जिस तरह से आपके फिंगर 4 तक आकर के बैठा, 5 तक, उसके बाद 15-16 की जो अगस्त की रात में हम लोग वो तो हमारे 4-5 किलोमीटर और हम उनके मैल्डो गरीजन, जो आप साउथ पैगोंगसो की कैलाश रेंज की बात करती हैं, जिसमें रिचांगला, रजांगला, गुरोंगेल, हम माल्डो के ऊपर में सीज करके बैठे हैं। तो ये हमारी जीत है, ये हमारी पराक्रम की जीत है, हमारे शौर्य की जीत है, हमारी बलिदानी की जीत है। 130 करोड़, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, इनका रिजॉल्व शामिल है। आप बार बार जब इन चीजों को दिखाती हैं, और वो एक जिम्मेदार विपक्ष बनना चाहिए, वो इन चीजों को बार बार दुनिया को, क्योंकि दुनिया मानती आज ही, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली, जिम्मेदार विपक्ष। जनरल बख्शी साहब, क्या जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि जब हम अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं, उस पर देश के रक्षा मंत्री, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बयान दे रहा है कि हमने अपने इंच जमीन नहीं खोई है, हमने कुछ नहीं खोया है, उसके बावजूद राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम अपनी जमीन क्यों गंवा रहे हैं? क्या ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है कि इट्स स्टिल टू अर्ली डेज टू मेक एनी कमेंट। चीन को विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे बड़ी खुशी है कि एक फेज्ड विड्रॉल किया जाने की एग्रीमेंट हो गया है, जो कि रक्षा मंत्री जी ने बताया है, बयान किया है पार्लियामेंट में। लेकिन हमारी उम्मीद थी कि ये स्टेटस को एंटी होना चाहिए था, जैसे कि जो चाइनीज ने शुरू किया था ये तमाशा पिछले साल, पहला विड्रॉल उनको शुरू करना चाहिए था। अभी हम इंतजार कर रहे हैं और बयान सरकार के सार्वजनिक होने का कि केवल नॉर्थ और साउथ पैगोंगसो में ये विड्रॉल क्यों शुरू किया गया है, देप्सांग में क्यों नहीं हुआ, ये जो है चीनी फौजें दौलत बेग ओल्दी में क्यों नहीं वापस जा रही, पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे गालवान के ऊपर वहां से वापस क्यों नहीं, अभी क्या अभी होगा या बाद में होगा, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। आप देप्सांग और दौलत बेग ओल्डी की बात करें बख्शी जी, हम इसी पर थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डिफेंस रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए और ज्यादा क्लैरिटी के साथ मनीष इस पर बता पाएंगे। मनीष, जनरल बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम केवल फिंगर पॉइंट्स की नहीं है। आप देप्सांग की बात करें, दौलत बेग ओल्डी की बात करें, तो ये ऑल टुगेदर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रक्षा मंत्री ने जो आज राज्यसभा में कहा, उस पे भी यही बात उन्होंने कही कि डेप्सांग के पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, पेट्रोलिंग पॉइंट 13 अल्फा, इसका जो जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो डेप्सांग का वो एरिया है जहां पर चाइनीज पीएलए का डोमिनेशन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर वो भारत की सीमा के अंदर घुस गए हैं। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपने सीमा की तरफ उनका फोर्टिफिकेशन यानी उनका डिप्लॉयमेंट करीबन 4000 से 5000 की संख्या में था। और उसके साथ साथ क्योंकि डीबीओ का जो एरिया है वो 4 कंट्रीज का अलग अलग जो, माफ करिए मनीष, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डोमिनेशन है चाइना का, तो ये डोमिनेशन कब से है?
इसे भी थोड़ा सा ऐड करते हुए फिर आगे आप अपनी बात पूरी करें। देखिए आप इसका रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बताऊं कि डेप्सांग के इलाके में जब उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जनरल भाटिया थे, तो उस दौरान 21 दिन का फेस ऑफ इसी एरिया में हुआ था और ये बॉटल नेक से होते हुए रॉकी नाला और जो वाई जंक्शन है उस एरिया में चाइनीज पीएलए का डोमिनेशन था। लेकिन भारतीय सेना ने उसे काउंटर किया और काउंटर करने के बाद चाइनीज पीएलए वापस अपनी लोकेशन पे चला गया। उसी लोकेशन पे अभी भी चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट है, वो उनकी तरफ है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं मीनाक्षी, ये कहीं से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके चाइनीज पीएलए नहीं आया डेप्सांग इलाके में, वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट है और उसी डिप्लॉयमेंट के आधार पर भारतीय सेना का भी डिप्लॉयमेंट है और ये 1:4 के रेशो में है। और हम आपको यह भी बता दें कि इस समय भारतीय सेना कहीं से भी अपने इस गार्ड को डेप्सांग और साथ में डीबीओ के साथ साथ डेमचौक के इलाके में कहीं से भी कम नहीं किया। इसके साथ यह भी बताना जरूरी है कि जो रोड कंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरे किए गए। जो अगर चुमार से आप स्टार्ट करेंगे तो चुमार में जो हिना पोस्ट है, जो आखिरी पोस्ट है, उसके इलाके का जो पूरा रोड है उसे कंस्ट्रक्ट किया गया। डेप्सांग के इलाके का जो पूरा रोड है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। यहां तक कि जो ब्रिजेस थे उसको पूरी तरीके से तैयार किया गया। चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद भी उसको तैयार किया गया। दौलत बेग ओल्डी के एरिया को डोमिनेट करने की चाइनीज पीएलए की कोशिश थी, उसे मुंह की खानी पड़ी। इसका मतलब यह है कि अगर चीन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है तो भारत भी कोई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। जनरल बख्शी साहब, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मनीष प्रसाद बता रहे हैं? देखिए, मैं कहना यह चाहूंगा कि पिछले साल हमारी फौज ने अगस्त तक बिल्कुल चीन को मैच कर दिया था और फिर अगस्त के एंड में हमने एक बहुत अच्छा मनूवर किया था जो कि साउथ पंगोंग त्सो में कैलाश रेंज की तमाम हाइट्स वो पकड़ ली थी, जिसमें कि जो है रेजांगला शामिल है, गुरुंग हिल, मगर हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ये सब शामिल हैं और ये पूरी हाइट्स हमने कब्जे में लेकर चीन को बिल्कुल भौचक्का कर दिया था। तो मेरे को सिर्फ तकलीफ ये है कि यहीं पे हम विड्रॉल क्यों शुरू हुआ है, जहां हमने सबसे ज्यादा एडवांटेज गेन किया था। और नॉर्थ और साउथ बैंक में कोई समतल नहीं है। साउथ बैंक की स्ट्रैटेजिक सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। बोले मनीष आपकी बात पे शायद कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जा रहे हैं और हम साउथ बैंक से हट रहे हैं, ये बराबर नहीं। ये बराबर नहीं। मनीष आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके बाद में फिर आपके पास आ रही हूँ। फ्रिक्शन मीनाक्षी, भारतीय सेना की टॉप सोर्सेज के द्वारा इस बात को कंफर्म किया गया है, हमें बताया गया है और इंडिया टीवी के पास वो तस्वीर भी मौजूद है जिस साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो की जो का जिक्र जनरल बख्शी कर रहे हैं। दरअसल वो एरिया, उसके अलावा जो नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो जैसा फिंगर एरिया पड़ता है, वहां पर पूरी तरह से चाइनीज पीएलए अपने आर्मर टैंक्स, जिसे ZT-15 जो उनके लाइट टैंक्स हैं वो, उसके अलावा आर्टिलरी गन्स और जो उनका परमानेंट स्ट्रक्चर फिंगर एरिया पे था, यानी पेंगोंग त्सो के इलाके में 4 to 8 की लोकेशन पे जो उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था उसको पीछे कर रहे हैं। और यहां तक कि हमें इस बात की भी जानकारी है कि फिंगर 4 का एरिया जहां पे मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पड़ती है 3 और 4 के बीच में, उस जगह पर और जो ऊपर रिजेस हैं जहां पर भारतीय सेना की बहुत ही डोमिनेटिंग तैनाती थी, उसके ठीक सामने चाइनीज पीएलए ने अपनी पोजीशन को खाली करके पीछे की तरफ वो गए हैं। एक नंबर, दूसरा पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं, मगर हिल, गुरंग हिल, साथ में मुकपारी, रेचेनला, हुनान कोस्ट, इन एरियाज में जो हमारे पास तस्वीर एक्सक्लूसिव है उसमें भी दिख रहा है कि चाइनीज पीएलए के जो टैंक्स हैं वो उसके ठीक सामने भारतीय सेना के टैंक्स और साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी तैनात हैं। तो इस एरिया में भी उन्होंने उसे पीछे किया है। तीसरी पोजीशन जो कि रेचानला और रेकैनला का एरिया है, उस एरिया पे भी चाइनीज पीएलए ने पीछे किया है। लेकिन एक बार फिर से रक्षा मंत्री ने भी साफ किया और आर्मी चीफ और साथ में जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म किया जाएगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है गलवान के बाद, यानी 14-15 जून 2020 के बाद जो बात बख्शी साहब ने कही थी कि चाइना भरोसे के काबिल नहीं है, एक बार ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर से एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा। सिन्हा साहब, आपको ये लगता है कि ये हमारी एक विन है, विनिंग सिचुएशन है और ये विड्रॉल केवल भारतीय सेना की तरफ से नहीं बल्कि हमने चाइनीज आर्मी को विड्रॉल करने पर मजबूर किया है, ये हमारी ताकत है? देखिए, आप जो बात उठा रही है उसमें बहुत सच्चाई है और वही सच्चाई है, और जो मनीष बात कर रहे हैं वही सच्चाई है। देखिए, चाइना को कोई विश्वास नहीं करता। यदि आप 15 जनवरी की बयान सुनेंगे हमारी चीफ की, क्योंकि वो सर्विंग है, आज वो दायित्व पोजीशन में है, उन्होंने हमारे परेड ग्राउंड से जो हमारी है उससे आह्वान दिया था और यह आह्वान की थी कि हम उसको विश्वास नहीं करते हैं और हमारी जो बलिदानी हुई है, चाहे वो हमारे गलवान में हुआ है या पेंगोंग त्सो साउथ में हुआ है, वहां भी हमारी बलिदानी हुई है। मगर
जो आज की जो जीत है, जो आप बता रही हैं, ये वो मेरा मानना है बहुत बड़ी जीत। देखिए कंसर्न क्या था? कंसर्न था फिंगर 8 टू फिंगर 4 के इलाके का जो मेन कंसर्न था, और ये चीजें यदि आप चाइना अड़ग रहता है तो एक बहुत बड़े जंग में बदल सकता था। वो आज पीछे जाता है और वो गया है, ये कंफर्म्ड है। देखिए वो जैसे मनीष बता रहे थे फिंगर 4 से फिंगर 4 पे हमने पकड़ लिया है फिंगर 4, और ये 29 और 30 की रात अगस्त में हुआ है, और उस इलाकों में हम डोमिनेट कर रहे हैं। वो फिंगर 5 में झड़प हुई थी 5 मई को, उससे पीछे जाकर पीछे आ जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो है, और जो मनीष बहुत बड़ी बात कही, दपसांग के इलाके में हमारी बढ़त है, हम कैराकोरम के उनके जो पास है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, उसको थ्रेटन कर रहे हैं। और देखिए जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13A की बात जो कह रहे हैं मनीष, वो सच्चाई है। चाइनीज उस पार हैं, हम उस जगह में 4:1 के रेशियो में, हम 4 गुना ज्यादा हैं। तो ये नहीं कि मैं कहता हूं कि हम अपनी छाती पीटना शुरू कर दें। हमने चाइना को इससे पहले कभी भी इस तरह की मुक्की नहीं दी थी। 67 के बाद यदि कुछ हुआ है तो ये होगा। हाँ, हमें लेकिन बख्शी साहब का इसमें एक डिफरेंट टेक है। फिना साहब, हम उनका टेक भी सुन लेते हैं। बख्शी साहब, आप ये कह रहे हैं कि विड्रॉल हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए था। आप जब ये कहते हैं तो अब इसके मायने क्या निकलते हैं? क्या जहां पर हम डोमिनेटिंग हाइट्स पर है वहां से हमारा विड्रॉल नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमने पिछले साल बहुत बड़ी बढ़त हासिल की थी चीन की फौज पे, बिल्कुल उनको आउट मनूवर किया था। ये बहुत जरूरी है समझना। साउथ पंगोंग सो ट्रेडिशनल इन्वेजन रूट है। अगर तिब्बत से लद्दाख पे हमला होना है या लद्दाख से तिब्बत पे हमला जाना है, जैसे कि 1841 में जनरल जोरावर सिंह ने किया था, उन्होंने जाके जो कि मानसरोवर झील और कैलाश का पवित्र तीर्थ स्थान उस पे कब्जा किया था। तो वो रास्ता केवल और केवल साउथ पंगोंग सो से है, जो कि मुख्तलिफ रास्ता है। वहां हमारी फौज ने चीन की बुरी तरह से किरकिरी की थी, और जब हमको पता चला कि चीन ये हाइट्स पकड़ने वाला है, हमने पहल की और वो हाइट्स को, जो कि सारी की सारी कैलाश रेंज पे हाइट्स हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजांगला पास, उसके साथ वाला जो हाइट्स हैं, वो सब हमने पकड़ ली थी। और चीन भौचक्का रह गया था। जो उसकी मोल्डो गैरिजन है वो हमारे पांव के नीचे पड़ती है। वहां पे बहुत हमारी सेनाओं ने, सशस्त्र सेनाओं ने बहुत ही पराक्रम दिखाया था, और जो है चीन की किरकिरी करी थी वहां पे बुरी तरह से। अब वही इलाका क्यों चुना गया है पहले डिसएंगेजमेंट में, ये हम समझना चाहेंगे। हम थोड़ा वेट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सवाल बख्शी साहब आप भी उठा रहे हैं, जब आज राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे तो शायद उन सवालों के जवाब भी हमें मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद फिना साहब आपका भी, और जीडी बख्शी साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद अमित हमें बताएंगे कि किन किन फिंगर पॉइंट्स पर क्या स्थिति थी, और अब डिसएंगेजमेंट कहां कहां हो रहा है, और बाद की स्थिति क्या बन सकती है। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट अमित देंगे एक ब्रेक के बाद।